नमस्कार। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, जिसमें भरत मुनि ने रस सूत्र जो उनका है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति की व्याख्या उन्होंने की है, उसी पे चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो हायर की परीक्षाएं हों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, सभी में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रहते हैं। किसी किसी परीक्षाओं में तो क्वेश्चन और मात्रा में बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इसको अलग ढंग से मैं बताने का प्रयास करूँगा ताकि वो आपको याद हो। कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक डालने की कोशिश करूँगा, तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और हो सके तो नोट्स भी इसका बनाते चलिए। तो आइए देखते हैं। भरत मुनि के रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति के में आए संयोग और निष्पत्ति। ये जो इसमें संयोग और निष्पत्ति शब्द आया है, शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों के सैद्धांतिक तथा दार्शनिक मत। और इसको सरल करें तो भरत मुनि ने जो अपने रस सूत्र की व्याख्या में संयोग और निष्पत्ति शब्द को रखा है, इनके बाद जो आचार्य हुए, चाहे वो भट्ट लोलट हों, श्री शंकुक हों, भट्ट नायक हों और अभिनव गुप्त जी हों, सभी ने उस संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर के अपना अपना मत दिया और अपने दार्शनिक मत, उसके अर्थ, उस शब्द के अर्थ को बताया अपने अपने तरीके से। तो इसी को लेकर के प्रश्न बनता है। देखते हैं हम। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इधर आचार्य हैं, उधर आचार्यों का सिद्धांत है, इधर आचार्यों के दार्शनिक मत हैं, और संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर के इन आचार्यों का, जो परिवर्ती आचार्य हैं, उनका क्या मत है। और रस की अवस्थिति, रस कहाँ उत्पन्न होता है, ये इन्होंने अपना अपना इधर मत दिया है। तो भरत मुनि जो है 8 ही रस को मान्यता देते हैं। 49 भाव हैं, 49, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव हैं और 8 जो है सात्विक भाव हैं। तो आप जोड़ लीजिए 33 और 16 कितना हो जाएगा, 49। तो 49 भाव। ये प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है, तो 49, 49। कौन कौन है, 33 संचारी भाव, जिन्होंने यहाँ व्यभिचारी लिखा हुआ है, व्यभिचारी भाव जिसको कहा जाता है। तो ये अपने सूत्र में व्यभिचार कहे हैं। भाव, विभाव और अनुभाव, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये विभाव और यहाँ संधि हो गई है, तो संधिकार होकर के दीर्घ संधि, अनुभाव और व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ है नियम का उल्लंघन। जो संचारी भाव हैं, जिसको भरत मुनि ने व्यभिचारी कहा, कहते हैं कि ये नियम का उल्लंघन करते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है पानी में आते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। उसी तरीके से जो व्यभिचारी भाव हैं, यानी जो संचारी भाव हैं, ये समस्त रसों में थोड़ा, चाहे ज़्यादा चाहे कम, ये मिलते हैं, चाहे थोड़ी देर के ही लिए रहें तो क्या। इसलिए इनको कहा कि ये नियम में बंधे नहीं है, नियम का उल्लंघन। तो व्यभिचारी का अर्थ ही है जो नियम का उल्लंघन करे। ठीक। 8 रस माने, 49 भावों को मानते हैं। कौन कौन 49 भाव हैं, 33 संचारी, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव। सब जोड़ लेंगे तो 49 भाव। ये आपका प्रश्न बन रहा है सब। और जो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में
किसको जो है उल्लिखित नहीं किया है। इन्होंने कहा विभाव कहा, अनुभाव कहा, व्यभिचारी भाव कहा। तो ये जान लीजिए आपका उत्तर होगा कि इन्होंने अपने रस सूत्र में संचारी भावों को स्थान नहीं दिया। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। किसको स्थान नहीं दिया अपने रस सूत्र में? संचारी भाव को। ठीक, नहीं संचारी भाव नहीं, सॉरी, स्थाई भाव, जो हमारे 8 स्थाई भाव हैं। ठीक, अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव समझ लीजिए, थोड़ा हम छींटा मार दे रहे हैं सब पे। पहली सांस से लेकर के और आखिरी सांस तक स्थाई भाव हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। ये माहौल पा करके जागृत हो जाते हैं। जिसको उद्दीपन कहा जाता है उसको हम एक संज्ञा दिए हैं अपनी तरफ से, उसको हम माहौल कहे हैं। जैसा माहौल ये पाएंगे, अगर हंसी खुशी का माहौल पा गए और जो है तो हास्य का पा गए तो हास्य रस, कहीं जो है करुणा की स्थिति बनी हुई है या शोक संतप्त स्थिति बनी हुई है तो वहाँ जो है करुण रस, वहाँ करुण नामक स्थायी भाव बाहर आ जाता है। तो ये सारे स्थायी भाव हमारे अंदर विद्यमान हैं। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है जागृत हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ये हुआ स्थायी भाव की परिभाषा। अपने हिसाब से इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो रस सूत्र में स्थायी भाव को जो है इन्होंने नहीं रखा है। किसने? भरत मुनि ने। इनका नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है था तो नाटक का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उसको रस सूत्र की व्याख्या से ही मिली। ठीक, 36 अध्याय हैं उसमें। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो बात चल रही थी, प्रथम जो व्याख्याता हैं भरत मुनि के रस सूत्र के, ऐसे प्रश्न बनेगा कि प्रथम व्याख्याता या प्रथम व्याख्या देने वाली रस सूत्र के, भरत मुनि के रस सूत्र की प्रथम व्याख्या करने वाले कौन आचार्य हैं? तो वो हैं भट्टलोलट। ठीक, इनका सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक, दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। और संयोग को इन्होंने क्या कहा? उत्पाद या उत्पादक संबंध। और निष्पत्ति को क्या कहा इन्होंने? उत्पत्ति कहा। और रस कहते हैं कि अनुकार्य राम में। अनुकार्य राम मतलब वास्तविक राम। श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ये मानते हैं कि रस वहाँ उत्पन्न होता है। ये सर्वथा गलत है, ऐसा ये हो ही नहीं सकता। तो इनकी मान्यता यही ये कट जाती है। बस इसको पढ़ने भर और जानने के लिए जानना है। ये कहते हैं कि रस कहाँ जब रस उत्पन्न होगा, कहते हैं कि वास्तविक राम में। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव बात है। ठीक, दूसरी जो व्याख्या दिए श्री शंकुक जी का सिद्धांत है अनुमितिवाद। और इनका दार्शनिक मत क्या है? न्याय दर्शन। संयोग को कहा इन्होंने अनुमाप्य अनुमापक, निष्पत्ति को कहा अनुमिति, और रस की अवस्थित को कहा अनुकर्ता या नट में। ये कहते हैं वास्तविक राम में नहीं, जो उनकी जगह अनुकर्ता, जो राम की भूमिका निभाता है, या जो नट होते हैं, जो रंगमंच पर राम का जो किरदार निभाते हैं, कहते हैं कि रस उसमें उत्पन्न होता है। तो ये भी बात कुछ पची नहीं। ठीक, और यहाँ तीसरे नंबर पे आते हैं भट्ट नायक। इनका क्या है सिद्धांत? भुक्ति या भोगवाद। इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। और संयोग को इन्होंने भोज्य भोजक संबंध कहा। ठीक, और निष्पत्ति को क्या कहा? भुक्ति। और रस की अवस्थिति ये हद तक ठीक ठाक कह गए, प्रेक्षक या दर्शक में। ये कहते हैं कि रस कहाँ उत्पन्न होता है? दर्शक में। ठीक, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ये पूरी बात अपनी नहीं कह पाए, लेकिन हद तक सही कह गए। तो दर्शक में रस कहाँ उत्पन्न होता है? दर्शक में। और लास्ट में है अभिनव गुप्त। इन्होंने सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। दर्शन इनका शैव दर्शन। संयोग को इन्होंने व्यंग व्यंजक संबंध कहा।
निष्पत्ति शब्द को लेकर के इन्होंने अपना जो मत दिया उसको अभिव्यक्ति नाम दिया, और रस की अवस्थिति इन्होंने सामाजिक या सहृदय में। बात बिल्कुल सही है। जो दर्शक होगा इनकी भी बात ठीक ठाक है, लेकिन कहे सामाजिक के सहृदय या सहृदय। जो नाटक देखने वाला होगा तो उसके हृदय में, ये कहते हैं कि उसके हृदय में वो जो रंगमंच पर जो भी कुछ क्रियाकलाप देखता है उससे जो उसको अनुभूति होती है रस वहाँ। तो बात सही है कि जो दर्शक या सामाजिक या सहृदय होगा रस की उत्पत्ति उसी में होगी, ना कि वास्तविक राम में या अनुकर्ता राम में या प्रेक्षक में। ठीक। अब चुनौती ये है, ये तो सब लिख दिया गया है, ठीक, लेकिन ये याद कैसे होगा, याद कैसे रहेगा? जब प्रश्न वो घुमाएंगे तो उस चुनौती को थोड़ा सा हम ठीक ठाक करते हैं। आइए हमारे साथ इसको जो है देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए तो भट्ट लोलट, लोलट के नीचे जो है आप लोग अंडरलाइन ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। लोलट, इधर उत्पत्ति और आरोप, इधर मीमांसा, ठीक है। अब देखिए तो लोलट से ध्वनि साम्य से हम कर रहे हैं, सह संबंध हम इसको कैसे बैठाएंगे? तो लोलट का अर्थ क्या होगा? लोलट को अगर ध्वनि साम्य से हम देखें तो लोटना, लोटना पोटना, ठीक। और उत्पत्ति और आरोप आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इधर आइए मीमांसा, मीमांसा को हमने एक नाम दिया है मिमियाना, ठीक। तो अब बैठा दीजिए संबंध, अब हमारा बैठ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मिमियाना, यहाँ लिख सकते हैं लोटना, अपनी नोटबुक में अपने समझने के लिए कि ये प्रश्न हमारा हमेशा के लिए कैसे हमारे दिमाग में स्थिर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जब किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कोई लगता है, ठीक, या आरोप की उत्पत्ति होती है जब, ठीक, तो वो क्या करता है? मिमियाता है और लोटता है, ठीक। जैसे न्यायालय से किसी के ऊपर कोई आरोप की उत्पत्ति कर दी गई, आरोप का उस पर आरोप मढ़ दिया गया, तो वो जब सहन नहीं कर पाता है तो क्या करता है? मिमियाएगा और लोटेगा। तो तीन चीज तो हमारी एक बार में क्लियर हुई, ठीक। क्या क्या? दार्शनिक मत, सिद्धांत और आचार्य, ठीक। इधर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इधर ध्यान से, यहाँ भी क्या है? अब एक एक हम लोग अक्षर से पकड़ेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उत्पाद में भी ऊ है और उत्पादक में भी ऊ है। देखिए इसे अंडरलाइन करिएगा इसको। यहाँ उत्पत्ति में भी क्या है? ऊ है, ठीक। और इधर क्या है? उत्पत्ति में ऊ है। बस कुछ नहीं करना है हमको। उकार, उकार बहुला है, यहाँ सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो और यहाँ उत्पत्ति ये कहे ही हैं, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्पाद और उत्पादक में अगर दिक्कत होगी तो इसी उत्पत्ति से इसका संबंध बैठा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऊ मिल चुका है आपको और मीमांसा हो चुका। उत्पाद और उत्पाद, और ध्यान से देखिए ऊ और कहीं नहीं आपको मिलेगा इस लाइन में, और ना तो इस लाइन में मिला, कहीं नहीं पाएंगे आप। तो अगर उकार मिलता है, ऊ जो स्वर है अगर हमको मिलता है तो किसके परिप्रेक्ष्य में ये बात है? भट्ट नायक के, ठीक। अगर आरोप की उत्पत्ति होती है तो मिमियाएंगे और लोटेंगे, और उत्पाद उत्पादक इन्होंने संयोग को कहा, उत्पाद उत्पादक संबंध, और निष्पत्ति जैसे निष्पत्ति वैसे उत्पत्ति ध्वनि साम्य से, तो उकार से इधर का हम क्लियर कर लेंगे, ठीक। और ये किसमें मानते हैं? वास्तविक राम में, जो कि सर्वथा ये सत्य नहीं है, ठीक है। आइए दूसरे में, श्री शंकुक, दूसरे व्याख्याता रस सूत्र के श्री शंकुक हैं।
ये मानते हैं अनुमित। अनुमित का अर्थ होता है अनुमान, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अनुमान, अनुमित का क्या अर्थ है? चित्र तुरंग न्याय, एक क्वेश्चन बनेगा, चित्र तुरंग न्याय की चित्र तुरंग न्याय की व्याख्या अगर पूछेगा किसने किया, तो श्री शंकुक ने। मीमांसा दर्शन इनका हो गया। दार्शनिक मत में आइए न्याय दर्शन इनका। ठीक, अब इनको कैसे याद करेंगे, चुनौती ये है। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस आपको कुछ करना नहीं है। इसमें ऐसे पेन उठाइए, देखिए शंकु, अनु, यहाँ भी उ मिल रहा है, देखिए जैसे शंकु वैसे अनु, और इधर न्याय। तो शंकु को शंका और ये अनुमान है। ये अनुमित का मतलब ही होता है अनुमान। तो शंका का अनुमान और शंका का न्याय करना कठिन है, तीनों को लेकर के। ऐसे देखिए, यहाँ से न्याय, यहाँ से अनुमान, इसको हम कर सकते हैं, आप लिख भी लीजिएगा अनुमान, और इधर शंका इनको बना लीजिएगा। ठीक, तो शंका और अनुमान ये दोनों चीज़ें बहुत सही नहीं है, इनका न्याय करना बड़ा कठिन है। ठीक, शंका और अनुमान का न्याय करना बहुत कठिन है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, अनुमितिवाद को इन्होंने एक नाम और दिया है। क्या नाम दिया है वो? इसको कहे पोष्य पोषक। क्या नाम दिया इन्होंने? पोष्य पोषक। किसने? शंकुक ने। अनुमितिवाद, या नहीं सॉरी, इधर सिद्धांत में नहीं, इधर संयोग में भी आएगा वो। ठीक है, सिद्धांत तो इनका यही अनुमितिवाद है। ठीक, जिसका अर्थ होता है अनुमान। न्याय हो गया। अब संयोग में आइए, अनुमाप्य अनुमापक। इन्होंने कहा कि जो है विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के अनुमाप्य अनुमापक से रस की अनुमिति होती है, रस अनुमान किया जाता है। निष्पत्ति का इन्होंने क्या नाम दिया? अनुमित, और रस की अवस्थिति इन्होंने अनुकर्ता नट में कही। अब इसको देख लीजिए, तो कुछ करना नहीं है आपको। देखिए, अनु यहाँ मिला, अनु यहाँ मिला, अनु यहाँ मिला, अनु यहाँ मिला। देखते जाइए कितना सहज और सरल है। हम लोग इसको बहुत कठिन मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ऐसे आप कर ले गए तो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। अनु 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 और अनु, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इधर अनु और इधर शंकु को अंडरलाइन करिएगा। तो ये हम एक न्याय तक पहुंच गए कि किसका है? शंकु का ही है जो अनु है। तो शंका और अनुमान का न्याय कठिन है। इधर संयोग में जाएंगे तो ये अनु हमको यहाँ मिल चुका है, तो यहाँ हमको मिलना लाजमी है। अनुमाप्य अनुमापक, अनुमित और अनुकर्ता राम। ये इसका पॉइंट है कि कैसे हम इसको, जटिलता को कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। लास्ट जो है इधर तीसरे नंबर पे हैं भट्टनायक। ये रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। कौन? भट्टनायक हैं। इन्होंने, इनका सिद्धांत भुक्ति या भोगवाद। दर्शन इनका क्या है? सांख्य दर्शन है। और संयोग का क्या कहा इन्होंने? भोज्य भोजक। और निष्पत्ति शब्द के स्थान पे इन्होंने क्या कहा? भुक्ति। और रस की अवस्थिति इन्होंने कहा प्रेक्षक या दर्शक में। ठीक, अब इसको देखिए कि कैसे इसको हम सरल बनाएं। तो यहाँ अंडरलाइन करिएगा नायक। नायक मतलब नायक, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, इधर भुक्ति और भोग हो गया, भुक्ति और भोग के नीचे इधर सांख्य। ठीक, इतना पहले देख लीजिए। तीनों पहले क्लियर करते हैं, आचार, सिद्धांत और दार्शनिक। तो देख लीजिए, कहा गया कि नायक की संख्या, सांख्य को हमने क्या कहा? संख्या। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, संख्या। ठीक, तो नायकों की संख्या अगर देखा जाए हमारी फिल्मी दुनिया में, तो रोज 2-4 नायक पैदा हो जाते हैं। तो संख्या बहुत अधिक है, नायकों की संख्या बहुत अधिक है, पहली बात।
और दूसरी बात, नायक का काम क्या है? 3 घंटे या 2 घंटे की जो पिक्चर बनती है तो उसमें ज़्यादातर जो पुरानी पिक्चरें होती थी, आप लोग ध्यान दीजिए, तो पहले भुगतता है वो, पहले उसको जो प्रतिनायक यानी खलनायक जो होता है उसको सताता है, उसके माता पिता, उसके परिवार को, और लास्ट में क्या करता है? भोग करता है। ठीक, तो नायक, संख्या, भुक्ति और भोग, ये 3 चीज क्लियर हो गई यहां से। ठीक, नायक की संख्या ज्यादा है और पहले वो भुगतता है, बाद में क्या करता है? भोग करता है। यानी हमारा जो नाटक होता है या जो चलचित्र होता है बाद में वो सुखात्मक हो जाता है। ठीक है, अब इधर बढ़िए कि इन्होंने संयोग को और निष्पत्ति को क्या कहा? तो भोज्य भोजक, इन्होंने नाम दिया संयोग को, और निष्पत्ति को क्या कहा? भोक्ति। और रस की अवस्थिति को इन्होंने कहा कि दर्शक, इनकी बात हद तक सही थी कि रस कहाँ उत्पन्न होता है? दर्शक में। ये बात कुछ पचती है, सही बात है कि रस की अवस्थिति कहाँ होनी चाहिए? प्रेक्षक या दर्शक में। ठीक, लास्ट में आए अभिनव गुप्त, इनका सिद्धांत क्या है? अभिव्यक्ति। तो देख लीजिए, अभि और अभि के नीचे ऐसे अभि अभि, इनका दर्शन क्या है? शैव दर्शन। ठीक है, और इधर देख लीजिए व्यंग्य व्यंजक, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो है इसके नीचे और यहाँ व आधा और या यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी, तो इसको ऐसे करते चले जाइएगा नीचे अंडरलाइन। और इधर भी, इधर कोई दिक्कत है नहीं अभिव्यक्त। और इन्होंने कहा कि सामाजिक या सहृदय में सबसे ज़्यादा इनकी जो है रस सूत्र की व्याख्या सबसे ज़्यादा मान्य हुई। किसकी? अभिनव गुप्त की सबसे ज़्यादा ये जो है ख्याति लब्ध हुई, और इनकी बात ज़्यादा हद तक सही है कि सामाजिक या सहृदय में रस का जो है रस उत्पन्न होता है। एक बार फिर से पुनः हम चर्चा कर देते हैं। देख लीजिए कि आपको संभलना यहाँ है उत्पत्ति और संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर के। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इनका सिद्धांत है। ये पूछता है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत किसका है? तो क्या हमको लगाना है? भट्ट लोलट। ठीक, दर्शन इनका क्या है? मीमांसा। ये तीनों बातों को एक सांस में हमको कहना है, वो भी सहसंबंध के माध्यम से, कि किसी के ऊपर अगर आरोप की उत्पत्ति हो जाती है तो लौटेगा और मिमियाएगा या मिमिया करके लौटेगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए इसको। फिर हमने कहा उकार से, तो यहाँ ऊ मिला हमको, यहाँ मिला, यहाँ मिला। ठीक, और उत्पत्ति वाला ऊ, ये तीनों को एक लाइन में कर दीजिए, क्योंकि यहाँ संयोग को उत्पाद उत्पादक इन्होंने कहा कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के जो है उत्पाद या उत्पादक से रस की उत्पत्ति होती है। इन्होंने संयोग कहा, किसने? भरत मुनि ने, लेकिन इन्होंने क्या कहा? उत्पाद या उत्पादक नाम दिया। अनुकार्य राम में इसको आप जान ही रहे हैं कि वास्तविक राम इन्होंने कहा। फिर संकुक, इन्होंने अनुमित कहा, चित्र तुरंग न्याय इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक, तो अनुमित का अर्थ होता है अनुमान, और इनका दर्शन है न्याय। हमने कहा शंका और अनुमान का न्याय करना कठिन है, और अनु को आप एकदम जो अंडरलाइन करिए, आपका प्रश्न एक क्लियर है। ठीक, भट्ट नायक में हमने कहा नायकों की संख्या ज़्यादा है, पहले वो भुगतते हैं और बाद में भोग करते हैं। और इनका क्या है? भोज्य भोजक। तो भोज्य भोजक में देख लीजिए भकार की आवृत्ति, यानी भा जो है बार बार जहाँ आए, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी भा, यहाँ भी भा, फिर इधर देखते जाइए सब। ये बहुत आसान है, ऐसे केवल आप इसको अंडरलाइन करते जाइए और बात को हम जो कहना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश करिए। तो भोज्य भोजक कहा, और भुक्ति। निष्पत्ति को क्या कहा? कहें कि जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के में भोज्य भोजक का संयोग है, और उसी संयोग से
रस भुक्ति, उसका भोग किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। इनका कहने का मतलब ये था। और उत्पन्न कहाँ होता है रस की अवस्थित स्थित कहाँ होती है? प्रेक्षक या दर्शक में। लास्ट में थे अभिनवगुप्त। अभी यहाँ से ले लीजिएगा, और ये जो व्यंजक है यहाँ से वाह, आधा वाह और या, देखिए आपको अभिव्यक्ति से ही आप इसको पकड़ सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा? सामाजिक या सहृदय में, जो कि सर्वथा मान्य इनका जो है ये रस सूत्र की व्याख्या इन्हीं की ज़्यादा मानी ही जाती है, इन्हीं की व्याख्या को। कुछ चीज़ें और इसमें आपको बतानी है, वो देख लीजिए। अनुमाप्य और अनुमापक जो है, ये अनुमाप्य और अनुमापक को गम्य गमक भी कहा जाता है, यहाँ आप लिख लीजिएगा। और पोष्य पोषक, अनुमाप्य और अनुमापक को गम्य गमक, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। यहाँ आप लिख लीजिएगा गम्य गमक, ऐसे गम्य गमक। अगर प्रश्न थोड़ा सा भी घुमा दिया तो गम्य गमक, और इधर आपको जो है भोज्य भोजक में क्या हो जाएगा? पोष्य पोषक, पोष्य पोषक संबंध, ठीक है। पोषक, पोष्य पोषक ऐसे लिख लीजिएगा इसको, यहाँ ब्रैकेट में करके। चाहे भोज्य भोजक कहा जाए, चाहे पोष्य पोषक, दोनों बात एक है। चाहे अनुमाप्य या अनुमापक कहा जाए, और चाहे गम्य या गमक कहा जाए, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक क्रम बन गया, एक ट्रिक, और इसी ट्रिक में ट्रिक हम बना दे रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऊ, ठीक है, और इधर लिख लीजिएगा शंकु के आगे गा, ऐसे बड़ा बड़ा, ठीक है। और इधर लिख लीजिएगा पो, ठीक, उग पो, ये क्रम बना, क्या बना क्रम? उग पो, उ से उत्पत्ति, उत्पाद्य उत्पादक, उत्पत्ति, यहाँ तक देखिए। गा से यहाँ आप आ जाएंगे गम्य गमक, ठीक। और पो से क्या हो जाएगा? पोष्य पोषक या भोज्य भोजक। ये तो जो परिवर्ती आचार्य रहे भरत मुनि के बाद, उनकी ये व्याख्या है। अगर पूछा जाए और प्रश्न तो इसी में देखिए पूछेगा सर्वप्रथम रस सूत्र, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किसने की? तो भट्ट लोलट आपका उत्तर होना चाहिए। और जैसे भट्ट लोलट आए, ये इधर की पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में दौड़ जानी चाहिए कि इनका सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, संयोग क्या है, और निष्पत्ति शब्द को लेकर क्या कहे, संयोग को क्या लेकर के कहे, रस की अवस्थिति इन्होंने कहाँ बताई है। ये पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में और ट्रिक के माध्यम से दौड़ जानी चाहिए, ठीक। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्ट नायक ने कहा। किसने कहा? रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। यानी जो ब्रह्म जान लेने पे आनंद मिलता है, अगर रस को जो है रस का क्या हो जाए, भोज्य हो जाए, तो उतनी ब्रह्म के आनंद के बराबर हमको आनंद प्राप्त होगी। सहोदर यानी सह उदर, एक ही उदर से है ब्रह्मा और रस। अगर रस का आस्वादन हो गया तो ब्रह्म और रस को इन्होंने तुलना बराबर से की है, ठीक है। दूसरी बात जो है, रस को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य विश्वनाथ है। सर्वप्रथम रस को जो है किसने काव्य की आत्मा माना? आचार्य। ये प्रश्न सब बनता है कि सर्वप्रथम काव्य में रस की आत्मा मानने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा किसने दी? वो कौन है? भट्ट नायक। और सर्वप्रथम रस का साधारणीकरण किसने किया? वो भी उत्तर आपका क्या होना चाहिए? भट्ट नायक ही होना चाहिए। साधारणीकरण, ठीक। तो साधारणीकरण की चर्चा होगी आगे, लेकिन जो प्रश्न ऊपर ऊपर के हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम रस का साधारणीकरण किसने किया? भट्ट नायक ने,
ठीक। और सर्वप्रथम जो है रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा किसने दी, तो वो भी कौन हो जाएंगे, भट्टनायक, ठीक। और प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट। और रस को सर्वप्रथम काव्य में रस को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है, आचार्य विश्वनाथ। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रयास पसंद आए हमारा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ और नए प्रयास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।